मनाली का नाम सुनते हाई लॉग बर्फ, पहाड़ और सुकून याद करते हैं, लेकिन सच ये है कि इस शहर का एक चेहरा ऐसा भी है जिसे यहाँ के लोकल लोग रात के बाद याद नहीं करना चाहते। ये कहानी 2016 की है, जब रोहित नाम का एक दिल्ली का लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। ट्रिप का प्लान सिंपल था, स्नोफॉल, ओल्ड मनाली, रिवरसाइड स्टे और रात को बॉनफायर। लेकिन उन्होंने गलती से वो रास्ता चुन लिया जहां से वापस आने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता। उनका होमस्टे ओल्ड मनाली से थोड़ा ऊपर जंगल के पास था। ओनर ने बुकिंग के वक्त एक अजीब सी बात कही थी, रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। रोहित ने आयसी पहाड़ ही लोगों का भरम समझा और हंस दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात बर्फ गिरनी बंद हो गई और जंगल बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि नदी की आवाज भी बैंड लग रही थी। रात के करीब 1:40 बजे रोहित की नींद एक आवाज से खुली, जैसे कोई लकड़ी को घसीट रहा हो। विंडो के बाहर देखने पर जंगल बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन बर्फ पार नंगे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो जंगल से आकर उनके रूम की तरफ जा रहे थे। रोहित ने अपने दोस्त अमन को उठाया, लेकिन जब तक दोनों दरवाजे तक पहुंचे, आवाज रुक चुकी थी। तभी नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। हल्की नहीं, बिल्कुल पास से। रोना धीरे धीरे हंसने में बदलने लगा। उस हंसने में दर्द नहीं था, भूख थी। अमन ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से बंद था। और उस वक्त रोहित ने महसूस किया, रूम के अंदर टेम्परेचर इतना गिर चुका था कि उनकी सांसें दिख रही थी। दीवार पर तंगी घड़ी अचानक उल्टा चलने लगी। मोबाइल में नेटवर्क पूरा था, लेकिन किसी को कॉल नहीं लग रही थी। और टैब मिरर में रोहित ने जो देखा, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मिरर में सिर्फ वो अकेला खड़ा था, जबकि असल में अमन बिल्कुल उसके पास था। और मिरर के कोने में किसी तीसरे का रिफ्लेक्शन था, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल दू, बर्फ बहुत ठंडी है। ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन मनाली की नहीं लग रही थी। और यही से शुरू होती है वो कहानी, जिसमें मनाली का जंगल सिर्फ जंगल नहीं रह जाता, बल्कि एक कब्रिस्तान बन जाता है। रोहित और अमन दरवाजे के सामने जम गए थे। बाहर से आ रही आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई ठंडी से कांपते हुए मदद मांग रहा हो। दरवाजा खोल दू, बर्फ बहुत ठंडी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आवाज के साथ सांस लेने की कोई आवाज नहीं थी। ना हिचकी, ना कानपना, ना हाय बर्फ पार चलने की आहट। जैसे कोई खड़ा हो बिना जिंदा हुए। अमन ने धीरे से पीप होल से बाहर देखा। उसका चेहरा अचानक सेफ्ट पैड गया। उसने बिना आवाज किए पीछे हटकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। पीप होल के बाहर कोई औरत खड़ी थी, लेकिन उसके पैर बर्फ में धंसे हुए नहीं थे। वो बर्फ के ऊपर नहीं, बर्फ के अंदर से निकली हुई लग रही थी। कपड़े पुराने थे, जैसे किसी ने उन्हें सालों पहले पहना हो और एफआईआर कभी बदला ही ना हो। दरवाजा खोलने से पहले ही नीचे वेल फ्लोर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज सीढ़ियों से गिरी हो। राघव और सौरभ, जो नीचे के रूम में थे, चिल्लेट ह्यू ऊपर आए। भाई, नीचे कोई था। राघव हाफ रहा था। उसने बताया कि बॉनफायर वाली जगह के पास उन्होंने एक आदमी को बर्फ में पड़ा हुआ देखा, आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ। पहले लगा कोई ड्रंक टूरिस्ट होगा, लेकिन जब पास गए, उस आदमी की आंखें खुली हुई थी। आंखें खुली थी, लेकिन पलक झपक नहीं रही थी। चारों नीचे गए, लेकिन डर के साथ क्यूरियोसिटी भी थी। जंगल का वो हिस्सा बिल्कुल चुप था। ना हवा, ना नदी, ना पैटर्न की आवाज। बर्फ के बीच एक आदमी पड़ा था, चेहरा नीला, लिप्स काले और बॉडी बिल्कुल ठंडी।
लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस आदमी के नखूं हिल रहे थे, धीरे, जैसे जमीन के अंदर से कुछ उसे खींच रहा हो। रोहित ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, आदमी की आंखों से आंसू निकले, उसके होठ हिलने लगे, बहुत मुश्किल से आवाज निकली, यहाँ रात को कोई जिंदा नहीं रहता। उसके बाद अचानक बर्फ के नीचे से हाथ निकले, एक नहीं कई, सेफ्ट सूखे हुए जैसे लाशें। उन हाथों ने उस आदमी को पकड़ लिया और एक झटके में बर्फ के अंदर खींच लिया। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। बर्फ फिर से सीधी हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सौरभ चीख पड़ा। अमन तो वही बैठ गया। रोहित को लगा जैसे उसके कण के पास कोई धीरे से बोला हो, अब तुम्हारी बारी है। उसी वक्त ऊपर वाली हवेली के अंदर से घुंघरू की आवाज आई, सेम आवाज जो रात को सुनाई दी थी। होमस्टे ओनर, जो अब तक नहीं दिखा था, अचानक बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब उसके लिए नया ही ना हो। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था रात को बाहर मत निकलना। ओनर उन्हें अपने कमरे में ले गया और पुरानी सी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीली पैड चुके थे। उसमें लिखा था कि 1998 में इसी जंगल में एक महिला और उसका बच्चा बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे जब एक लैंडस्लाइड हुआ था। लोगों ने मदद की आवाज सुनी थी, लेकिन डर के मारे कोई नहीं गया। सुबह जब बर्फ हटी, दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ पा लिया हो। ओनर ने आखिरी लाइन पढ़ी, जो भी रात को उनकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है, वो या तो सुबह मिलता ही नहीं या फिर वापस आकर कुछ और बन चुका होता है। तभी ऊपर से एफआईआर वही आवाज आई, दरवाजा खोल दो। इस बार आवाज सिर्फ एक नहीं थी, दरवाजा खोल दो। इस बार आवाज सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थी, लग रहा था जैसे होमस्टे की दीवारों के अंदर से आ रही हो। रोहित का दिमाग सुन हो चुका था। ओनर ने बिना कुछ बोले कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाते हुए बोला, अब जो भी सुनाई दे, रिएक्ट मत करना। ये आवाजें तुम्हारे कण से नहीं, तुम्हारे दिमाग से बात करती है। अमन अब नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो कोने में बैठकर बर्फ को देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे उसने पूरी रात सोया हाय ना हो। रोहित ने जब उससे पूछा कि ठीक है या नहीं, अमन ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें भी बुलाया जा रहा है, सुना नहीं क्या? उसकी आवाज में वही ठंडक थी जो रात के जंगल में महसूस होती है। सुबह होने से पहले ओनर उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। बोला, मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा। शायद समझ जाओ कि मनाली सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। जंगल के अंदर जाते हाय मोबाइल्स का नेटवर्क गायब हो गया। कॉम्पास जो रोहित के बैग में था, वो घूमता रहा, नॉर्थ कभी ईस्ट कभी साउथ। ओनर ने कहा, इस जगह को लोकल्स भुलाई घाट कहते हैं। यहाँ जो आ गया वो अपनी डायरेक्शन हाय भूल जाता है। थोड़ा आगे बर्फ के बीच एक पुराना मंदिर था, आधा टूटा हुआ। मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक खाली चबूतरा और उस पर बच्चे के पैरों के निशान जो बर्फ में जाकर अचानक गायब हो जाते थे। राघव ने जैसे ही फोटो लेने के लिए कैमरा निकला, अमन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मत दिखाओ उन्हें अपना चेहरा, अमन ने कहा। अब वो अमन नहीं लग रहा था। तभी जंगल में हवा तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। बर्फ के ऊपर फिर से वही नंगे पैरों के निशान बने, इस बार 4 नहीं, बहुत सारे, हर दिशा से। ओनर पीछे हट गया। अब मैं यही तक आ सकता था, उसने कहा। आगे जो जाएगा वो या तो सच देखेगा या फिर कभी लौटेगा ही नहीं।
अचानक अमन ने अपना बैग नीचे रखा और जंगल की तरफ चलने लगा। रोहित चिल्लाया, लेकिन अमन रुका नहीं। बर्फ उसके पैरों के नीचे पिघलने लगी, जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। उसके कण के पास एक औरत का चेहरा उभार कर आया, वही सेफ्ट कपड़ों वाली। उसने अमन के कण में कुछ कहा और अमन ने पहली बार पूरी आवाज में कहा, माँ। अगला सेकंड आंखों के सामने से अमन गायब हो गया। ना चीख, ना आवाज, ना खून, सिर्फ बर्फ जो धीरे धीरे सीधी हो रही थी। रोहित वही घुटनों पर गिर गया। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके कण में एक ही बात गूंज रही थी, अब तुम जानते हो रास्ता, पर याद रखना, यहां से सिर्फ लाशें वापस जाती है। और तब रोहित ने देखा, जंगल के बीच, मंदिर के पीछे, बर्फ के नीचे बहुत सारे चेहरे दबे हुए, सब मुस्कुराते हुए। अमन के गायब होने के बाद जंगल बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि रोहित को अपनी धड़कन का शोर कण में चुभने लगा। बर्फ पार जहां अमन खड़ा था, वहां सिर्फ उसके जूतों के निशान बचे थे, लेकिन वो निशान आगे नहीं जा रहे थे, सीधे नीचे जा रहे थे, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। ओनर ने रोहित का हाथ पकड़ा और खींचकर पीछे की तरफ ले गया। मत रुक, उसने कहा, वरना तू भी आवाज सुनने लगेगा। वापस होमस्टे पहुंचते ही रोहित को लगने लगा कि घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें ज्यादा पास आ गई थी, छत नीचे झुकी हुई लग रही थी। राघव और सौरभ चुप थे, इतना चुप कि जैसे बोलना भूल गए हो। रात दोबारा उतर रही थी और मनाली की ठंड अब सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी जमाने लगी थी। तभी ऊपर वाले कमरे से चलने की आवाज आई। रोहित का खून जम गया। वो आवाज बिल्कुल अमन के जूतों जैसी थी, थोड़ी सी घिसती हुई। ओनर ने सर उठाया, पहली बार उसके चेहरे पर डर था। ये मुमकिन नहीं है, उसने धीरे से कहा। जो जंगल ले जाता है वो वापस नहीं आता। आवाज सीढ़ियों से नीचे आने लगी। 1, 2, 3। हर स्टेप के साथ घर के बल्ब हल्की रोशनी में झिलमिला रहे थे। और फिर अमन सामने खड़ा था। कपड़े वही थे, चेहरा वही, लेकिन आंखें बिल्कुल बेजान। जैसे कोई देख तो रहा हो, पर समझ कुछ भी नहीं रहा। तुम लोग रो क्यों रहे हो? अमन ने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, ना इमोशन, ना ठंडक। रोहित उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा, उसकी स्किन बर्फ से भी ठंडी थी। अमन ने धीरे से रोहित के कण में कहा, माँ ने बोला है, सुबह से पहले सब खत्म होना चाहिए। उस रात अमन सोया नहीं। वो खिड़की के पास बैठकर जंगल को देखता रहा और कभी कभी मंदिर के मंत्रा जैसे शब्द बोलता रहा, ऐसी भाषा में जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। राघव ने चुपके से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जब प्ले करके सुना तो आवाज सीधी नहीं चल रही थी, रिवर्स में चल रही थी। और रिवर्स में एक हाई लाइन क्लियर सुनाई दे रही थी। वापस दे दो जो बर्फ ने लिया। सुबह के करीब 4 बजे अमन अचानक खड़ा हो गया। उसकी गर्दन अननेचुरल एंगल में मड़ गई। उसने कहा, मंदिर में आना होगा। बच्चा अब भी भूखा है। और बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। रोहित, राघव और सौरभ उसके पीछे भागे। मंदिर पहुंचते ही हवा रुक गई। अमन चाबूतरे के पास खड़ा हो गया और बर्फ पार अपनी उंगली से एक गोल घेरा बनाने लगा। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, रोहित ने देखा, बर्फ के नीचे से एक छोटा हाथ बाहर आया। बच्चे का हाथ। और उसके बाद एक चेहरा। ओनर चिल्लाया, आंखें बंद करो। लेकिन रोहित देर कर चुका था। उसने बच्चे की आंखों में देखा और उसी पाल उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने के अंदर घुस रहा हो। रोहित जब होश में आया तो वो मंदिर के चाबूतरे के पास जमीन पर पड़ा था।
उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो अपना जिस्म महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे उसकी रूह उसके शरीर से थोड़ी सी बाहर आ चुकी हो। उसके कण में एक बच्चे की सांस सुनाई दे रही थी, बहुत पास से। ऐसी सांस जैसे कोई रो चुका हो और अब छुप कर बैठा हो। उसने आंख घूमकर देखा। अमन चाबुत्रे के बिल्कुल बीच में खड़ा था और उसके पैरों के नीचे बर्फ पिघल चुकी थी। वहां मिट्टी नहीं थी, लाल रंग की जामी हुई बर्फ थी। ओनर ने कांपते हुए बताया कि ये वही जगह है जहां 1998 में लैंडस्लाइड के बाद बच्चे को जिंदा निकालने के बजाय लोगों ने मंदिर बंद कर दिया था। लोगों ने सोचा भगवान बचा लेंगे, ओनर ने कहा, पर पहाड़ों के भगवान सिर्फ याद रखते हैं, माफ नहीं करते। राघव और सौरभ ने रोहित को उठाया, लेकिन रोहित की नजर बार बार बर्फ के नीचे जा रही थी। उससे लग रहा था जैसे बर्फ के अंदर से चेहरे ऊपर देख रहे हो, इंतजार में। तभी अमन ने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो बच्चे की आवाज थी, कभी औरत की, कभी दोनों एक साथ। तुम लोग घूमने आए थे, पर हमें छोड़कर। अमन ने बताया कि बच्चा अकेला नहीं था। उसके साथ और लोग भी थे, टूरिस्ट्स, लोकल्स जो बर्फ में खो गए। सबको एक हाई चीज चाहिए थी, कोई उनकी जगह ले। रिचुअल सिंपल था, पर जानलेवा। 4 लोग आए थे। सुबह तक सिर्फ 3 जा सकते थे। एक को यही रहना था, बर्फ के नीचे, जंगल के साथ। रोहित को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। उसकी उंगलियां नीली पड़ रही थी। बच्चे की रूह उसके सीने में और गहरी उतर रही थी। उसके दिमाग में तस्वीरें फ्लैश होने लगी। 1998 की रात, माँ की चीख, बच्चे का हाथ जो बर्फ से बाहर निकल रहा था, और लोग जो देखकर भी वापस चले गए। ओनर ने रोती हुई आवाज में कहा, इस बार कोई बाहर का नहीं, इस बार अपना ही रहना होगा। और उसने अचानक सौरभ की तरफ देखा। सौरभ समझ गया। वो पीछे हटा, चिल्लाया, पर उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। बर्फ के नीचे से हाथ निकले और उसके पैर पकड़ लिए। राघव उसे बचाने दौड़ा, लेकिन अमन ने एक ही नजर में उसे रोक दिया। अमन की आंखों से खून बह रहा था, पर वो मुस्कुरा रहा था। सौरभ को धीरे धीरे बर्फ ने अपने अंदर खींच लिया। उसकी चीख आधी ही निकली, फिर सब शांत। बर्फ फिर से सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले ही पल हवा चल पड़ी। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। अमन जमीन पर गिर पड़ा। रोहित के सीने का बोझ हल्का हुआ, जैसे कोई बाहर निकल गया हो। बच्चे की आवाज आखिरी बार सुनाई दी। अब बराबरी हो गई। सुबह होने लगी थी। लेकिन रोहित जानता था, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुबह की पहली रोशनी जब मंदिर के टूटे हुए चाबुत्रे पर पड़ी, तो सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, जैसे रात का वो सब एक बुरा सपना हो। अमन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांस चल रही थी, पर चेहरा बिल्कुल खाली था। रोहित और राघव उसे उठाकर होमस्टे लाए। ओनर ने बिना कुछ पूछे उनके बैग्स गेट के बाहर रख दिए। सूरज निकल गया है, उसने कहा, अब तुम यहाँ मेहमान नहीं हो। मनाली छोड़ते वक्त रोहित ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। हवा चल रही थी, बर्फ चमक रही थी, सब सुंदर। लेकिन उस सुंदरता के बीच उसने एक चीज नोटिस की, बर्फ पार सिर्फ 3 लोगों के फुटप्रिंट्स। अमन के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे थे। बस स्टैंड तक का सफर अजीब था। अमन चुपचाप बैठा था, खिड़की से बाहर देखता हुआ। उसने ना सौरभ का नाम लिया, ना रात का जिक्र किया। जैसे उसके दिमाग से कुछ हिस्सा मिटा दिया गया हो। जब रोहित ने धीरे से पूछा, तू ठीक है? अमन ने जवाब दिया, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। प्रॉब्लम ये थी।
रोहित जानता था अमन पहली बार मनाली आया था। दिल्ली पहुंचने के बाद चीज़ें और ज्यादा बिगड़ने लगी। अमन को रात में बर्फ गिरने की आवाज सुनाई देती थी, जबकि दिल्ली में सर्दियों के सिवा कुछ नहीं। वो अक्सर नींद में उठकर फ्लोर को खुराचने लगता, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ धुंध रहा हो। एक रात रोहित ने देखा अमन अपनी उंगलियों से गोल घेरा बना रहा था, बिल्कुल मंदिर जैसा। राघव ने जब मनाली की फुटेज चेक की तो एक क्लिप में कुछ ऐसा दिखा जो किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में जंगल के बीच रोहित और राघव खड़े थे और उनके बीच सौरभ भी था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल जिंदा। लेकिन कैमरा के टाइम स्टैम्प के हिसाब से उस वक्त सौरभ जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब रोहित को अपने फोन पर एक अननोन नंबर से वॉइस नोट मिला। सिर्फ 5 सेकंड का था। उसमें हवा की आवाज थी और फिर एक बच्चे की धीमी सी हंसी। एंड में एक लाइन, एक कम है अभी भी। उस रात रोहित ने सपने में देखा मनाली का वही मंदिर, पार इस बार बर्फ नहीं थी। जमीन खुली हुई थी और उसके अंदर से हाथ नहीं, चेहरे बाहर आ रहे थे। सब एक ही बात कह रहे थे, वापस आ जाओ। सुबह उठकर रोहित ने मिरर में देखा। उसकी गर्दन पर नीले रंग का एक निशान था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सौरभ के पैर पार था जब उसे बर्फ ने पकड़ा था। अमन पीछे खड़ा था, बिना आवाज के। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आधा था, आधा गायब। अमन ने धीरे से कहा, रिचुअल पूरा नहीं हुआ रोहित। जंगल अब भी भूखा है। और रोहित को समझ आ गया, मनाली उनके साथ दिल्ली आ चुकी थी। रोहित ने उस रात एक भी पाल चैन से नहीं सोया। अमन की बात, जंगल अब भी भूखा है, उसके कण में बार बार गूंज रही थी। सुबह उठते ही उसने डिसाइड कर लिया, या तो ये सब यही खत्म करेगा या फिर धीरे धीरे खुद भी इस बर्फ के नीचे चला जाएगा। राघव पहले मना करता रहा, पर जब उसने खुद अपनी कलाई पर मंदिर जैसा घेरा उभरते देखा तो वो भी समझ गया मनाली से भागना पॉसिबल नहीं है। अमन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। वो मनाली का रास्ता बिना गूगल मैप्स के बता रहा था। हर मोड़ पर पहले से जानता हुआ लगता था, जैसे पहाड़ उसकी यादों का हिस्सा हो। जब बस मनाली के पास पहुंची, अमन ने आंखें बंद कर ली। यही से शुरू होता है, उसने कहा। शहर के अंदर जंगल घुस जाता है। होमस्टे वापस पहुंचने पर सबसे बड़ा झटका लगा, ओनर वहां था ही नहीं। घर बंद नहीं था, बस खाली था, जैसे कोई कभी यहां रहा ही ना हो। दीवारों पर नई दरारें थी और एक कमरे में पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसने रोहित के हाथ कांपा दिए। हर 12 साल बाद बर्फ अपना हिसाब मांगती है। पहले टूरिस्ट, फिर कोई अपना। डायरी के बीच में एक कागज दबा हुआ था, ओनर की फोटो, पर नाम अलग था। 1998 में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें मरने वाली औरत का पति ये ओनर हाय था। वो कभी मनाली छोड़कर गया ही नहीं। वो सिर्फ गार्ड था, रिचुअल का रखवाला। रात होते ही शहर में अजीब चीजें होने लगी। मॉल रोड पार लॉग ऑन को बर्फ गिरती दिखी, जबकि मौसम साफ था। बीज रिवर के पास कुछ टूरिस्ट्स ने बताया कि उन्होंने एक बच्चा पानी के ऊपर चलते हुए देखा। पुलिस ने इग्नोर कर दिया, लेकिन रोहित जानता था रिचुअल शहर तक आ चुका है। अमन अचानक कमरे के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज बादल गई। इस बार मंदिर जंगल में नहीं होगा, उसने कहा। इस बार मंदिर वही बनेगा जहां सब देख सकते हैं। उसने खिड़की से मॉल रोड की तरफ इशारा किया। यही पूरा होगा हिसाब। रोहित को याद आया डायरी की एक और लाइन जो उसने पहले इग्नोर कर दी थी। अंतिम बलिदान हमेशा गवाहों के बीच होता है।
उसी वक्त रोहित के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। सिर्फ एक लोकेशन पिन, मॉल रोड, मनाली, और नीचे लिखा था रात 12 बजे। देर हुई तो शहर लेगा। रोहित ने अमन की तरफ देखा। अमन मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान में आदमी नहीं था। मनाली जाग रहा था और जंगल भूखा था। मॉल रोड रात 11:45 बजे भी जिंदा थी। टूरिस्ट्स, लाइट्स, म्यूजिक, सब नॉर्मल। और इसी नॉर्मलसी के बीच सबसे ज्यादा खौफ छुपा होता है। रोहित को लग रहा था जैसे हर चेहरा उसे देख रहा हो, पर जब वो नजर उठता सब अपनी दुनिया में मस्त थे। अमन उनके बीच बिल्कुल शांत चल रहा था, जैसे भीड़ उसके लिए रास्ता खुद बना रही हो। 12 बजे जैसे ही क्लॉक ने क्लिक किया, हवा अचानक रुक गई। मॉल रोड के बीच जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो एक एक करके बैंड होने लगी। पूरी रोड नहीं, सिर्फ एक गोल घेरा। बीच में अमन रुक गया। उसने अपने जूते उतारे और नंगी उंगलियों से जमीन पर वही मंदिर जैसा सर्कल बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी को लगा स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, किसी को लगा प्रैंक। फिर बर्फ गिरनी शुरू हुई। एक एक बर्फ का गोला, बिल्कुल सीधा, बिना हवा के। लोग हंसने लगे, रियल स्नो इन मनाली ब्रो। तभी जमीन के नीचे से थड़ थड़ की आवाज आई, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहित ने देखा, घेरे के बाहर खड़े लोगों के पैर बर्फ में फंस रहे थे। वो हिला रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। अमन ने आवाज बदली। अब वो एक नहीं 3 आवाजों में बोल रहा था, औरत, बच्चा और एक गहरी मर्दाना गूंज। देखो, इस बार कोई अकेला नहीं होगा। भीड़ में से एक छोटा लड़का सर्कल के अंदर आ गया। उसकी मां चीखी, पर आवाज जैसे काट दी गई हो। लड़का जमीन पर बैठ गया, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें बर्फ जैसी सेफ्ट हो गई। रोहित ने भागकर उसे बाहर खींचना चाहा, लेकिन उसके हाथ के नीचे से जमीन गीली और ठंडी हो गई, जैसे बर्फ नहीं, खून पिघल रहा हो। राघव चिल्लाया, लोगों को बोलो भागे। पर लोग भाग नहीं रहे थे। वो खड़े थे, देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे। उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी जो रोहित ने बर्फ के नीचे दबे चेहरों पर देखी थी। तब रोहित ने सच समझा, रिचुअल को दार नहीं चाहिए था, गवाह चाहिए थे। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ज्यादा रूहें जागेंगी। अमन ने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार पहचान थी। अब तुम समझ रहे हो, उसने कहा। इस बार बर्फ जंगल से नहीं, इंसान से निकलेगी। पुलिस सायरन्स दूर से सुनाई देने लगी। अमन मुस्कुराया। देर हो गई। जमीन में दरार पड़ी। घेरा और बड़ा हो गया। मॉल रोड के बीच एक अंधेरा गड्ढा खुल गया और उसके अंदर से बच्चों की हंसी और औराटोन का रोना एक साथ उभार आया। रोहित ने महसूस किया, उसके पैर भी धीरे धीरे जम रहे थे। और तब एक आवाज आई, बिल्कुल उसके पीछे से। अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारी बारी। ये आवाज रोहित के कान में नहीं, सीधा उसके सीने के अंदर गूंज रही थी। उसने नीचे देखा, उसके पैर घुटनों तक बर्फ में जम चुके थे। मॉल रोड की भीड़ अब भी खादी थी, लेकिन उनकी आंखें खाली हो चुकी थी, जैसे सब एक ही सपना देख रहे हो। सायरन्स पास आ रही थी, पर आवाज धीमी होती जा रही थी, जैसे शहर धीरे धीरे बहरा हो रहा हो। अमन सर्कल के बीच खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ अमन नहीं था। उसके चेहरे पर कभी बच्चे की मासूम मुस्कान आ जाती, कभी माँ का दर्द, और कभी एक पुरानी थाकी हुई रूह की ठंडक। रिचुअल अधूरा है, उसने कहा। एक ने जगह ली, पर एक ने सच देखा। और जो सच देखता है वही चुना जाता है।
रोहित को याद आया डायरी की आखिरी लाइन, जो कभी पूरी पढ़ी ही नहीं गई थी। जो गवाह बन गया वही बाली बनेगा। राघव भागकर रोहित के पास आया। उसने अपनी जैकेट रोहित के पैरों पर लपेटनी चाही, पर उसके हाथ सीधे बर्फ के अंदर चले गए। राघव चीखा। उसकी आंखों के सामने मॉल रोड की जमीन जंगल बन चुकी थी, पेड़, जेडन और उनके बीच दबे हुए चेहरे। रोहित ने राघव की तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे छोड़ दे, ये मुझे ही चाहिए। अमन रोहित के पास आया। उसकी सांस से बर्फ जमने लगी। तू रह सकता है, अमन ने कहा, अगर तू भी रखवाला बन जाए जैसे वो ओनर था। 12 साल, सिर्फ 12 साल। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे अमन वापस दिखा, अंदर कहीं जिंदा। और फिर? रोहित ने पूछा। फिर कोई और आएगा, अमन ने जवाब दिया। रोहित ने आंखें बंद की। उसने सोचा, अगर एक आदमी का रहना एक शहर को बचा सकता है तो शायद यही सही है। उसने राघव की तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, सुबह जब बर्फ पिघले मनाली छोड़ देना। उसी पाल रोहित ने खुद घेरा पूरा किया। जमीन फट गई। ठंडक से ज्यादा शांति महसूस हुई। बर्फ उसके सीने तक आ गई। भीड़ एक साथ बेहोश हो गई। सायरन्स रुक गई। और फिर सब कुछ नॉर्मल। सुबह मॉल रोड पार सिर्फ पानी था। कोई गड्ढा नहीं, कोई निशान नहीं। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, मास हैल्यूसिनेशन। रोहित का नाम मिसिंग पर्सन्स में गया। अमन और राघव छुपछाप शहर छोड़ गए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 12 साल बाद मनाली में पहली बर्फ पड़ी और एक नए होमस्टे के बाहर एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल शांत। लोग उसे ओनर कहते थे। 12 साल बाद मनाली फिर से वही थी, सेफ, शांत और खूबसूरत। पहली बर्फ गिरते ही शहर खुश हो गया। टूरिस्ट्स ने रील्स बनाना शुरू कर दी। लोकल्स ने दुकानों के बाहर आग जला ली। और ओल्ड मनाली के थोड़ा ऊपर जंगल के पास एक नया होमस्टे खुल चुका था। बोर्ड पर नाम लिखा था, शांति स्टे। ओनर का नाम रोहित था। लोग कहते थे वो ज्यादा बात नहीं करता, बस मुस्कुरा देता था, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। रात के वक्त वो अक्सर खिड़की के पास खड़ा रहता और जंगल को देखता। कभी कभी बर्फ गिरने से पहले ही बोल देता, आज ठंड ज्यादा पड़ेगी। और हमेशा सही होता। डायरी फिर से लिखी जा रही थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं यहां रह गया हूं ताकि बाकी लोग जा सकें। रोहित को सब याद था, मॉल रोड, घेरा, बच्चे की आंखें और अमन का चेहरा। अमन और राघव ने मनाली छोड़ दी थी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद इसलिए क्योंकि जो मुड़ता है उसे आवाज सुनाई दीन लगती है। रोहित को आवाजें सुनाई देती थी। रात के करीब 1:40 बजे बिल्कुल रोज जंगल से हल्की सी आवाज आती, जैसे बर्फ को कोई उंगलियों से खुराच रहा हो। कभी बच्चे की हंसी, कभी मां का रोना। रोहित बस आंखें बंद कर लेटा। उसका काम था सुनना, जवाब देना नहीं। एक रात कुछ अलग हुआ। होमस्टे में 3 नए टूरिस्ट्स आए, कॉलेज के लड़के। हेस्ट हुए एक्साइटेड। उनमें से एक ने बुकिंग के वक्त पूछा, भैया रात को बाहर घूम सकते हैं? रोहित ने मुस्कुराते हुए वही बात कही जो कभी उससे कही गई थी। रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। लड़का हंस दिया। रात को बर्फ गिरने लगी। आवाज आई, दरवाजा खोल दो। रोहित खिड़की के पास खड़ा था। उसने बर्फ पार नंगे पैरों के निशान देखे जो दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और डायरी का आखिरी पन्ना खोला।
उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी, हर 12 साल बाद कोई ना कोई यहाँ रुकता है। दरवाजा खुलने की आवाज आई ऊपर से। रोहित ने आंखें बंद कर ली। सुबह जब बर्फ पिघली, जंगल फिर से शांत था। होमस्टे के बाहर सिर्फ 2 लॉग ऑन के फुटप्रिंट्स और डायरी में एक नया नाम जुड़ चुका था। कहानी खत्म नहीं होती, बस रखवाला बादल जाता है।